नमस्कार साथियों, आइए आज समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया का हम दूसरा वीडियो लेकर आए हुए हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके पहले मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता दिया था। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया जिसका नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। इसी तरह से वियोजन होता है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ एक बार कौन कौन से अभिक्रियाएँ होते हैं आपके सामने। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन का ही नाम है संश्लेषण। इसी तरह से वियोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। ठीक इसी तरह से विस्थापन अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया के सारे पार्ट हैं। अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। विस्थापन है, विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार आपका प्रकाश अभिक्रिया होता है। इसी प्रकार आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। इसी तरह से आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिए रखा हूँ, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आज उसी अभिक्रियाओं को आपको समझना है। पहले हम आपको एक चीज़ को क्लियर कर दें, आपको एनसीईआरटी बुक में क्या क्या अभिक्रिया पढ़ने हैं वो अभिक्रिया मैं आपको यहाँ पे टिक करके दिखा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, एनसीईआरटी बुक अगर उठा के पढ़िएगा, हालांकि एनसीईआरटी बुक ही ऑथेंटिक बुक माना जाता है और सबसे बेहतर माना जाता है। एनसीईआरटी बुक में संयोजन अभिक्रिया पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रिया करना है और द्विविस्थापन पढ़ना है। साथ ही साथ एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ना है। इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद एक दो और आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं क्या क्या पढ़ना है। एक होता है उपचयन अभिक्रिया, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया पढ़ना है। उसके बाद अपचयन, उपचयन का है नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन का नाम है अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़ना, ठीक है। तो इतनी अभिक्रिया पढ़ना है। तो पहले आपको क्लियर मैं बता दूं, एनसीईआरटी बुक में ये आपको पढ़ना है। कई बार ये पूछा गया है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन क्या है। आइए हम आगे आपको लेकर के चलते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया बताया जाता है कि जब कोई परमाणु, ठीक है, जब कोई परमाणु एक उत्पाद बनाता है, एक एकल उत्पाद बनाता है, अर्थात दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक एकल उत्पाद बनाता है, उसी को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। अर्थात ये दो या दो से अधिक परमाणु या यौगिक आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे ही संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन का एक और नाम हुआ संश्लेषण अभिक्रिया। यानी यहाँ देखिए, दो परमाणु हो गए, एक यहाँ परमाणु है, एक यहाँ परमाणु है। दो परमाणु मिलके एक परमाणु, एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसे एकल उत्पाद कहेंगे, एकल उत्पाद कहेंगे। यहाँ दो परमाणु मिलके एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, या एक यौगिक का, एक परमाणु के यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह से CO और O2 मिलने के बाद CO2 का निर्माण कर रहा है। यहाँ भी देखिए, एक यहाँ एक यौगिक यहाँ है और एक तत्व का यौगिक यहाँ है। तो इस तरह से हमने एक एकल उत्पाद प्राप्त हुआ। फिर यह भी एकल, यानी कि दो या दो से अधिक यौगिक या परमाणु आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करें, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O, CaOH2 का निर्माण करता है। इसका CaO का कई नाम है, जैसे कली नाम है, इसको कली बोला जाता है, चाहे चूना बोला जाता है, चाहे बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है, बिना बुझा हुआ
चूना बोला जाता है, चाहे इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इस बात को अपना ध्यान पर रखिएगा, यानी काली चूना को जब पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, पानी के साथ मेरे प्यारे भाई अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है घरों की पुताई करने में, घरों की पुताई करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसे आप लोग आमतौर पे संगमरमर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। अर्थात ये बात याद रखिएगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड से, पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर देता है, 2-3 दिन के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जैसे अपने दीपावली में घरों का पुताई करते हैं, सफेदी कराने में काम आता है, तो वही कैल्शियम कार्बोनेट तैयार हो जाता है, जिसके कारण घर क्या होता है, चमकने लगता है। इस बात को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत कारगर है और ये कई बार एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम अपने घरों में सफेदी करने में उपयोग में लाते हैं। तो CaO है, जो पानी के साथ अभिक्रिया करके CaOH2 तैयार हो जाता है। ठीक, संयोजन अभिक्रिया फिर से समझ लीजिए, जब कोई एक तत्व या जब कोई पदार्थ आपस में मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है 2 परमाणु या 2 यौगिक, इतना याद रखिएगा, 2 परमाणु या 2 यौगिक मिलकर एकल परमाणु का निर्माण करे, एकल यौगिक का निर्माण करता है, उसे ही हम कहते हैं संश्लेषण अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। दूसरा पढ़ना है आपको वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ध्यान से देखिए, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है जब कोई बड़ा परमाणु या यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक या परमाणुओं का निर्माण करे, उसे ही बोला जाता है आपको वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में कहता है एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिकों का निर्माण करे, उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। यानी बड़ा यौगिक, ध्यान से यहाँ पर ये क्या है, बड़ा परमाणु है, बड़ा यौगिक है, तो बड़ा यौगिक टूट करके क्या होता है, 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, इसे हम इसलिए वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर CaO प्लस CO2 का निर्माण करता है, इसलिए यह क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया एक बड़ा परमाणु या यौगिक टूटकर छोटे छोटे परमाणु या यौगिक का निर्माण करे, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह भी एनसीईआरटी बुक में है, संयोजन और वियोजन आपका है। अगला पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब है जब कोई यौगिक, ठीक है, जब कोई यौगिक किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो देखिएगा उसमें क्या उत्पन्न होता है, उसमें उत्पन्न होता है आग, यानी गर्म होने लगता है और खदकने लगता है, यानी खौलने लगता है। तो हम इसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का प्रोडक्ट होता है, प्लस क्या देता है आपको, ऊष्मा देता है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा तैयार करता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में वैसी अभिक्रियाएं हैं जिससे अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा का उत्पन्न हो, इसीलिए उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला देखा जाए कह रहे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है जब कोई परमाणु किसी यौगिक के साथ, ध्यान समझिए, जब कोई परमाणु किसी यौगिक के साथ मिलकर उस यौगिक को स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। जैसे यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूं, जैसे Zn प्लस CuSO4। यहाँ देखिएगा ये परमाणु है, परमाणु यह एक प्रकार का कंपाउंड है, यौगिक है। जब कोई परमाणु किसी यौगिक के साथ अपना स्थान उसके स्थान पर ग्रहण कर लेता है, अर्थात कहने का मतलब है Zn क्या करेगा, Cu को यहाँ से विस्थापित कर देगा। यानी यह एक परमाणु किसको, किस यौगिक को प्रतिस्थापित कर रहा है, अपना CuSO4 को, Cu को अपना स्थान भटका रहा है और इसे हटा रहा है। यानी ZnSO4 तैयार करेगा, ZnSO4 प्लस Cu को बाहर कर दिया। यानी
विस्थापन अभिक्रिया में बोलता जाता है यौगिक क्या करता है, यौगिक करता है, सॉरी, यौगिक परमाणु, यानी कहने का मतलब ये परमाणु है, यौगिक को विस्थापित कर दिया, यौगिक को विस्थापित करता है, विस्थापित। इस बात को नोट कर लीजिएगा, जब कोई परमाणु किसी यौगिक को विस्थापित करे इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एक और मैं आपसे ले रहा हूँ Fe प्लस CuSO4, यहाँ भी देखा जाए Fe क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा, तो Fe चला जाएगा SO4 के साथ, FeSO4 बनाएगा और प्लस Cu को बाहर करेगा। इसमें यह बात याद रखिएगा, Zn यानी जिंक, जिंक जो है यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि जिंक लोहा तांबा से क्या है, तांबा से अधिक, तांबा से अधिक क्रियाशील तत्व है, क्रियाशील तत्व है। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि तांबा और लोहे में सबसे अधिक कौन क्रियाशील है, तो तांबा और लोहे में सबसे अधिक लोहा क्रियाशील है। इसी तरह से पूछ लिया जा सकता है जिंक और तांबे में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो इसका मतलब है जिंक ज्यादा क्रियाशील। अब क्रियाशील का मतलब समझिए, क्रियाशील का मतलब है जो जल्द से जल्द अभिक्रिया करके अपने आप के अस्तित्व को धीरे धीरे समाप्त करने पर लग जाए। जैसे लोहा और तांबा में देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता होगा घर पे आपके पास तांबा है और लोहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खराब कौन होता है, तो आप देखे होंगे कि तांबा ज़्यादा दिन तक चलता है जबकि लोहा खराब हो जाता है। तो इसका खराबी होने का क्या कारण है, कारण यही है कि जल्दी किसी पदार्थ के साथ यानी जलवाष्प के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण वो बर्बाद होता है। अर्थात जब कोई जल्दी बर्बादी की ओर चला जाए तो उसे कहेंगे ज़्यादा क्रियाशील है। इसीलिए मैंने बोला कि तांबा में और लोहा में कौन क्रियाशील ज़्यादा है, तो हमने बोला लोहा। इसी तरह से तांबा और जस्ता में कौन क्रियाशील है, तो हम बताएंगे जस्ता। ये कई बार पूछा गया है, विस्थापन अभिक्रिया कई बार आपको एग्जाम्पल में सीधा सीधा दे देगा कि यह बात याद रखिएगा, Zn प्लस CuSO4, अगर कोई यौगिक अपना स्थान बदल रहा है तो याद रखिएगा, टिक मार दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में कि वो विस्थापन अभिक्रिया है। अर्थात जब कोई यहाँ दिखाई दे रहा है जिंक किसके साथ क्रियाशील कर दे रहा है, अपने तांबा को हटा दे रहा है और अपने खुदे अभिक्रिया कर ले रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया रहता है, इसमें एक ही परमाणु प्रतिस्थापित हो रहा है और द्विविस्थापन में दो परमाणु प्रतिस्थापित होंगे। यहाँ देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलता है कि जब दो यौगिक होगा और दोनों क्या करेंगे, दोनों अपने परमाणु को प्रतिस्थापित कर लेते हैं। जैसे आपके लिए लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं NaOH प्लस, चाहे लिख रहे हैं, चलिए यहाँ पे ये चल जाएगा एग्जाम्पल, हालांकि उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए Na इस परमाणु के साथ अभिक्रिया करता, ठीक है, हम लोग द्विविस्थापन की अभिक्रिया के पास थे, जैसे मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, NaCl प्लस HCl, तो क्या बनेगा, NaCl के साथ अपना विस्थापित करेगा और H जो है Cl के साथ अपना विस्थापित कर लेगा। सॉरी यहाँ पे गलत एग्जाम्पल हो गया, OH था ना, तो होगा मेरा NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए Na किसके साथ प्रतिस्थापित कर रहा है,
Cl के साथ और H किसके साथ, OH के साथ, ठीक है ना। ये अपना अभिक्रिया को अदला बदला कर रहा है। तो द्विविस्थापन का मतलब है यह जो यौगिक है इसके साथ अपना बदलाव कर लिया, ठीक है। जैसे कि NaOH किसके साथ, Cl के साथ, इस तरह H किसके साथ, OH के साथ अभिक्रिया करके, इसीलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, हालांकि इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। एनसीईआरटी बुक के आधार पर इसे कहा जाएगा, क्योंकि इसे इसलिए उदासीनी कहा जाता है कि यह भस्म है और यह क्या है मेरे प्यारे भाई, अम्ल है, ठीक ना। इसलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। Na सोडियम नाइट्रेट को जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो क्या बनेगा, यहां देख लिया जाए। तो ये जब करेगा अभिक्रिया तो NaSO4 बनाएगा, तो Na2SO4 बना, अब प्लस ZnNO3 का ट्वाइस बनेगा। ये फॉर्मूला लिखना है, इसे बैलेंस आपको करना होगा। अब इसे बैलेंस कर सकते हैं, अगर करने आता है तो अच्छी बात है, नहीं करने आता है तो कर लिया जाए। तो अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये काम तमाम हो जाएगा। ZnSO4 ऐसे हो गया, ठीक है। Zn कितना है, 2 है, Zn यहाँ भी 2 हो गया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में बताया जाता है कि दो जो परमाणु है, दोनों यौगिक जो है अपने परमाणु के साथ स्थानांतरण कर लेते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला अभिक्रिया देखा जाए, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कर लेता है, अवक्षेपण का मतलब है जब कोई यौगिक अपने किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया कराएगा तो वह अवक्षेप के रूप में जमा हुआ प्राप्त हो, यानी पेंदी में जमा हुआ या फिर ठोस के रूप में प्राप्त हो, इसे बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे आप देखे होंगे अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। अर्थात अवक्षेपण अभिक्रिया में कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया जब कराया जाता है तो क्या होता है, यह जो सिल्वर है ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कहने का मतलब है AgCl प्लस क्या हो जाएगा NaNO3। तो इसे अवक्षेप के रूप में प्राप्त होना होता है। तो जब अवक्षेप के रूप में कोई चीज प्राप्त होता है तो तीर का चिन्ह जो होगा, एरो का चिन्ह होगा, नीचे की ओर दर्शा दिया जाता है। अगर आपको एग्जाम्पल में तीर जो है नीचे की ओर दर्शा रहा है तो आप इसे अवक्षेपण मानिएगा। अगर नहीं दर्शा रहा है, जैसे हमने इसे अभी बताया था द्विविस्थापन अभिक्रिया में अपना पर क्या करेगा, यह जो इसके साथ अभिक्रिया कर जा रहा है H किसके साथ, OH के साथ, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। इसे भी हम अगर अवक्षेप का रूप नहीं दे रहा है, अगर इस तरह से नहीं दे रहा है तो हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी टिक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको ये रिएक्शन दे दिया और अगर इस तरह से सिंबल दिया तो अच्छी बात है, ठीक। ऑप्शन देगा, मान के चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया में आप याद रखिएगा कभी भी होगा तो एक परमाणु अकेले होगा और यौगिक के साथ होगा तो वो अपना स्थान बदल के दिखाएगा, ठीक। इसी तरह से द्विविस्थापन हो जाएगा, द्विविस्थापन। इसी तरह से मान के चलिए C नंबर होगा अवक्षेपण और D मान लीजिए संयोजन। आपको यह सवाल दिया गया, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। अगर ये सवाल आपको दिया और अगर इस तरह से दे रहा है, ठीक है, एक बार हम इसे फिर से लिख देते हैं। अगर आपको ऐसे सिंबल दे दिया तो अब क्या मारिएगा, अवक्षेपण 100% मारिए। अगर ये सिंबल नहीं देता है, अगर मान के चलिए अब सिंबल ना देता है, ठीक,
तो भी आपको यही मारना है अवक्षेपण के लिए। लेकिन अगर अवक्षेपण नहीं रहा, अगर अवक्षेपण ऑप्शन में यह नहीं रहा और यहाँ मान के चलिए नॉन दे दिया, नॉन, तो अब आप मार सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया को ऐसे दर्शाता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया आप ओवरऑल आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम चलते हैं एनसीईआरटी बुक तक। एक और पूछेगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो मैंने अभी एग्जांपल बताया, यानी अम्ल और भस्म के साथ, यानी भस्म के साथ अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो इसे ही भस्म उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल और भस्म बनाएगा तो जैसे हमने अभी लिखा था प्लस HCl, तो क्या बनाएगा NaCl जो लवण हुआ और H2O क्या हुआ, जल हुआ। तो ये उदासीनीकरण, ये एनसीईआरटी बुक में आपको पढ़ना उड़ना नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन सा अभिक्रिया है, तो आप याद रखिएगा उदासीनीकरण भस्म को अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए तो लवण और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसमें बिजली की जरूरत होता है तभी जाके होगा। जैसे जब जल को तोड़ा जाता है तो उसमें वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो H2 प्लस O2 के रूप में टूटता है। इसे बैलेंस आप कर लीजिएगा। तो इसे क्या कराया जाता है, वैद्युत अपघटन कराया जाता है। यानी विद्युत, यानी बिजली की उपस्थिति में जो अभिक्रिया कराया जा रहा है उसे ही बोला जाता है वैद्युत अपघटन। इसे एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, ठीक है ना, मैंने लिख दिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपको नहीं दिया है, ठीक है ना। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जैसे HCl जो टूटेगा, HCl का जो निर्माण होता है H2 प्लस Cl2 के साथ अभिक्रिया कराने पर होता है। और ये भी जब भी अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, ये प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसीलिए इसे प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एक और मैं लिखा था ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी मैं लिखा था, उसमें बताना भूल गए हैं। ऊष्माक्षेपी कहाँ है, हाँ देखिएगा, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल थोड़ा समझा जाए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कई बार पूछा गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो मैं एक नया पेज लेकर बना दे रहा हूँ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की विशेषता या फिर उसके बारे में लिखने के लिए हम लिख रहे हैं ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा प्रोडक्ट होगा। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, कई बार पूछा गया श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन मेरे प्यारे भाई, श्वसन जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। जो प्राकृतिक गैस बनता है, प्राकृतिक गैस या फिर गोबर गैस, इसमें कौन सा अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक इसी तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का और एग्जांपल हम देते हैं आपको। जैसे साग सब्जी होते हैं, साग सब्जी दो होते हैं, साग सब्जियां सड़ते हैं, उसमें भी होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कई बार ये पूछ दिया गया है श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो यह बात याद रखिएगा, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस जो बनता है या गोबर गैस क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जी जो बनते हैं कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। साग सब्जी के अतिरिक्त और कह दिया जाए कंपोस्ट जो तैयार किया जाता है कौन सी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैं आपके सामने कई अभिक्रिया बता दिया है, लगभग हम अभिक्रिया का नाम अगर देखा जाए तो 13 या 12 बताए हैं, नहीं 9 अभिक्रिया मैंने बताया है, जिसमें से आपका एनसीईआरटी बुक में कौन कौन पढ़ रहा है ये भी मैंने आपको टिक मार के दिखा दिया है। एक बार फिर से हम रिपीट करके देख ले रहे हैं कौन कौन सा है। हाँ यहाँ देखिए एनसीईआरटी बुक में कौन कौन अभिक्रिया लिखा है, संयोजन लिखा है, वियोजन लिखा है, विस्थापन लिखा है, द्विविस्थापन लिखा है, ऊष्माक्षेपी लिखा हुआ है। आपको अगले वीडियो के लिए हम बनाएंगे, जो पढ़ना है आपको ऑक्सीकरण को बोला जाता है उपचयन, एक है अवकरण। अवकरण को बोला जाता है अपचयन, और ये दोनों को मिला के बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया।
इन दोनों को मिला के रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। इस पर हम बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, लगभग 10-15 मिनट का यह भी वीडियो रहेगा। आप लोग जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। कभी कभी मेरे अंदर झिझक हो रहा है, कोई चीज़ बोलने में अशुद्धता हो रहा है, धीरे धीरे हम अपने आप को संभालते चलेंगे। और आप लोग किसी भी प्रकार का मेरे अंदर त्रुटियां हो रही है तो ज़रूर आप लोग कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कि सर इन चीज़ों को थोड़ा कम बोला जाए, या फिर ये बात आप बहुत बार फंस जा रहे हैं। ऐसे करेंगे तो मेरे अंदर हिम्मत मिलेगा, और हो सकता है कुछ वीडियो के बाद और आप जैसा खोज रहे हैं वैसा वीडियो हम बनाने लगे। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम और नमस्कार।